सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और रेणु बेदी का नमस्कार। क्या बात है, 15 अगस्त की तैयारी चल रही है ना? हाँ बिल्कुल। माहौल में वो खुशबू आने लगी है और पहले की बात थी, क्योंकि याद तो आता है गुजरा जमाना जब हम लोग भाई स्कूल जाते थे और सब कपड़ों की तैयारी होती थी। सच में है ना, कितना आनंद आता था। हाँ, ड्रेस और उसमें कहीं ना कहीं से टिंगा मिल जाए हाथ में तो क्या शान रहती थी। क्या बात है और फिर झंडारोहण देखना और उसमें राष्ट्रगान के साथ सावधान की मुद्रा में खड़े होना और उसके बाद जब घर लौटना तब रेणु जी कितना मजा आता था। कभी टॉफी या लड्डू और उसके बाद कहा जाता था कि दोने को कोने में फेंकिएगा। सब बच्चे मिठाई खाने के बाद दोने को कोने में फेंकेंगे। हमारे यहाँ के प्रिंसिपल ऐसे अनाउंसमेंट कर देती थी। मतलब सफाई का पाठ हमें शुरू से सिखाया जाता था। बिल्कुल शुरू से सिखाया गया। और शुरू की जब बात होती है तो वैसे तो जब भी 15 अगस्त की बात आती है तो सन 1847 भी याद आता है। और उस समय से जो शुरू हुआ पहली क्रांति, उसके बाद जैसे कि एक धीरे धीरे सही लेकिन एक सुलगती रही देशभक्ति की भावना और आज़ादी का जो कहना चाहिए जज्बा जो था ना, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सुलगता रहा और तब जाकर 100 वर्ष बाद जागृत हो गया। हाँ, और आज का दिन अगर हम कहें तो खास है। भारतीय इतिहास, स्वाधीनता संग्राम के इतिहास का मतलब एक सुनहरा अक्षर, सुनहरा पन्ना आज लिखा गया था अगस्त क्रांति के नाम से। अरे हाँ, देखो इसके पहले ये बता दें, हम तो भूल ही गए 1857 की बात है, क्योंकि ये तो लाइन ही भूल गए कि चमक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इस तरह से देखो 57 याद रह जाता है ना, 1857 की बात। और उस समय की जो लाइनें हैं आज तक उतनी ही हमारे में ऊर्जा भरती हैं। और 9 की जो बात है आज की, ये निर्णायक मोर्चा है ये अगस्त क्रांति, ये हमारे उसका अंतिम कहना चाहिए, है ना। जो चल रही थी उसमें एकदम से तेजी से आई लहर उसकी, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत मतलब आज ही की तारीख थी और साल था 1942 और भारत के कोने कोने में इसी के साथ मतलब जो आज शुरू हुआ था वो पूरे क्या नेता, क्या साधारण इंसान, बच्चा बच्चा भारत छोड़ो आंदोलन के में शामिल हो गया था और उसके मन में वही था बस भारत छोड़ो। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और हर घर में हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर उम्र के लोग बस यही नारा लगा रहे थे कि भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो। और ये नारा तो गूंज रहा था। ग्वालियर टैंक मैदान जो मुंबई में स्थित है, उस समय बंबई था, वहां महात्मा गांधी जी ने आजादी का बिगुल फूंका था और जनसाधारण को सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल मंत्र भी दिया था, यानी कि हमें बात नहीं सुननी है लेकिन विनय के साथ में, विनम्रता के साथ में। और कितनी ढेरियां जलाई जाती थी विदेशी कपड़ों की और खादी पहनने का जो एक था, घर घर चरखा, मतलब याद है कि हर घर में चरखा जरूर होता था। तो वो लोग सूत काटते थे और जो एक खादी पहन के जो एक कहते हैं ना कि केवल एक वस्त्र नहीं, अपने आप में एक संस्कृति है और बहुत कुछ बोलता है। ये वस्त्र बताता है कि हम हिंदुस्तानी हैं और ये हमारी अपनी आत्मनिर्भरता का द्योतक है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। और वैसे तो टोक्यो में भी मजा आया बहुत। बहुत आनंद आया। फिलहाल जो 9 अगस्त की हम बात कर रहे हैं, ये तारीख काकोरी कांड की भी तारीख है, याद दिलाती है हमको। 9 अगस्त 1925 का साल था जब क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार का खजाना ले जा रही एक ट्रेन को लूटा था और ये लखनऊ के पास हुआ था। काकोरी एक जगह है, वहां पर ट्रेन को रोक कर लूटा था। तो इस कांड के साथ एक जो होता है ना जैसे चिंगारी डाल, हाँ, तो वो डाल दी थी और क्रांतिकारियों का जो पूरा एक सारा जो सोच थी क्रांतिकारियों के प्रति, देशवासियों की या और दूसरों की भी जो सोच थी, तो वो बदली थी। क्योंकि
ये खजाना जो उन्होंने लूटा था वो सरकार का खजाना लूटा था। सरकार का खजाना, और एक तरह से कहने चाहिए कि सरकार की कमर तोड़ी। मतलब जब किसी की आप आर्थिक व्यवस्था पर चोट करते हैं या वहां नुकसान पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। तो उन्होंने ये बता दिया कि हम ये भी कर सकते हैं। एक हमें लगता है कहीं ना कहीं क्रांतिकारी सब कुछ एक प्रतीक के तौर पर भी कर रहे थे। वैसे तो पैसे की भी जरूरत थी इन्हें लड़ाई के लिए, और उसके साथ साथ ये भी जताना कि हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद के साथ 6 अन्य क्रांतिकारी थे। ये जो काकोरी घटना की हम बात कर रहे हैं, है ना? और जैसा कि आपने कहा ना कि शासन को एक सख्त संदेश दिया गया था इसके साथ कि मतलब हम यहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन बाद में इन पर 10 महीने तक मुकदमा चला था और राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह भारत माता की जय बोलते हुए फांसी पर झूल गए थे। तो ये उन शहीदों की भी को भी याद करने का दिन है, उनकी दिलेरी याद करने का दिन है कि कितनी बहादुरी से उन्होंने इस कांड को न सिर्फ अंजाम दिया बल्कि बिना अंजाम की परवाह किए हुए वो काम किया। और उसके बाद जब वो उन्हें जब इस तरीके के, जहां पर बिल्कुल कहना चाहिए ना कि मौत को चूमना था, तो उन्होंने बिल्कुल गले से लगा लिया उसको बड़े प्यार से। तो आज भी हम बात करते हैं तो बिल्कुल रोए खड़े हो जाते हैं। सही बात है कि किस तरह से किया होगा। उन्हें हम शत शत नमन करते हैं। मेरा रंग दे चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे मेरा रंग दे हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे।
मौसम भी बड़ा सुनहरा हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। बहकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका किस्मत वालों को मिलता वैसे मरने का मौका। निकली है बारात सजा है इंकलाब का डोला मेरा रंग दे मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे। क्या बात है, कितना सुंदर गाना है, बहुत सुंदर, बहुत रोमांचकारी और एक जज्बा जगाता है। और ऐसा ही नहीं, केवल बसंती चोला रंगने की बात नहीं है राजुल, ऐसा नहीं लगता कि ये जो अभी ओलंपिक हुआ इसमें जिस तरह से तिरंगा लपेटते हैं और पोडियम पर जब खड़े हुए, खासतौर से जब मतलब स्वर्ण जब मिलता है उसी के देश का राष्ट्रगान बजता है, जब जन गण मन बज रहा था तो मतलब यहाँ बैठकर ऐसा लग रहा था कि बस हम वहीं बैठे हुए हैं और मजा ले रहे हैं, है ना? एकदम रोमांचित कर देने वाला पल था वो। और सच में इस बार का जो टोक्यो ओलंपिक था वो यादगार ही रहा भारत के लिए, खास तौर से क्योंकि इस बार जितने पदक हमारे देश में आए हैं उतने पहले कभी नहीं आए थे। 1900 से शुरू हुआ ये जो ओलंपिक है, यानी कि 121 साल के ओलंपिक इतिहास में इस बार का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। रविवार, जैसा सब जानते हैं आप देशवासी लोग हमारे साथी, कि 8 अगस्त को समापन हो गया और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि इतिहास रच दिया। और जब क्लोजिंग सेरेमनी थी, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे बजरंग पुनिया और उनके साथ इस समापन समारोह में रेसलर दीपक पुनिया और भारतीय हॉकी महिला टीम की कुछ सदस्य भी दिखी। और भारत के लिए 121 साल जैसा कि आपने बताया, ये सबसे खास बात है कि इसमें सबसे ज्यादा इस साल हमने पदक जीते हैं। ज्यादा के संग संग राजुल एक बात और है ना, तीनों रंग के आ गए ना। ये देखिए ना, तिरंगा 3 रंग का एक जो उल्लास चारों ओर बिखरा हुआ है आजकल देश में, मतलब इन दिनों शुरू हो गया है सबके देश में, मन में कहीं ना कहीं, तो वही 3 रंग जो है वो आ गए, कांस्य भी आ गया, रजत भी आ गया और स्वर्ण भी आ गया। तो तीनों रंग के पदक मिलने की ढेर सारी बधाई देशवासियों को। और इसके साथ साथ जैसे कि इस बार की जो टोक्यो में ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी की थीम थी वो थी वर्ड्स वी शेयर। और ये तो खैर वहां की थीम थी, लेकिन हमने 6 मेडल जीते। सर्वाधिक 6 मेडल हमने 2012 में जीते, 2012 में, लेकिन इस बार एक और बढ़ गया, है ना, स्वर्ण आ गया। मतलब एकदम कहते हैं ना कि हालांकि उल्टी हो गई, लेकिन एक स्वर्ण मिलने से सब पर भारी हो गया। और 7 स्वर्ण मिल गया। और इसमें सब जानते ही हैं कि 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 ताम्र पदक है इसमें, कांस्य पदक। और कांस्य पदक के लिए खास बात जो है वो बड़ा अच्छा ये लगा कि लोगों का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। हालांकि हमारी महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, ये भी बहुत काबिले तारीफ बात थी। वहीं जैसे कि अगर हम बात करें कि लवलीना पहली बार गई और पहली बार ही पदक ले आई कांस्य से। अब हालांकि वो कह रही हैं कि हमें तो स्वर्ण जीतना था, लेकिन स्वर्ण का जज्बा था शायद, इसीलिए कांस्य भी मिल गया, है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका ये पहली बार था और हम जैसे बात कर रहे थे कि कहीं उन्होंने उतनी सुविधाएं या वो सब नहीं देखा होगा या उस दर्जे की तैयारी नहीं रही होगी, ऐसा हम सब सोच रहे थे। बिल्कुल, देखो क्यों भी कितना भी हम तैयारी कर लें, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा जो होती है और जो वहाँ की चमक दमक होती है, वो जो प्रकाश होता है और वो जो ध्वनि का वहाँ प्रभाव होता है, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि दबाव भी डालता है और कहीं ना कहीं हमारे प्रदर्शन पर असर तो बिल्कुल बिल्कुल। बच्चियां इतनी छोटी छोटी, हाँ, प्रतियोगिता की तो बात ही कुछ और होती है भाई। तो इसलिए ऐसा तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि
इन सारे दबावों से ऊपर उठकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना। जैसे कि अभी भारतीय महिला हॉकी टीम की बात हो रही है, तो उसमें भी जिसने भी देखा उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर खेला, बहुत बढ़िया खेला, सच बात है। और जैसे लवलीना की बात कर रहे हैं या और लोगों की बात है, दीपिका की बात हो, ये सब जितनी भी हैं इतने सामान्य घर से गई हैं। अभी जैसे कि कितनी प्यारे से लवलीना बैठकर भात खा रही हैं अपनी माँ के साथ और कह रही है माँ के हाथ का खाना कितना अच्छा लग रहा है। तो एकदम जमीन पर बैठी हुई हैं। तो इस तरह से लोग गए हैं, धरातल से जुड़े हुए लोग और सीमित संसाधनों में रहते हुए इतना अच्छा प्रदर्शन देना। तो एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, विश्व में नाम चमकता रहे भारत का। भाई अब विश्व की बात चली है, तो आज विश्व आदिवासी दिवस भी है। हाँ, और हमारा देश तो इस मामले में भी बहुत समृद्ध है, बड़ी विविधता है, बहुत विविधता है। तो आदिवासियों को सबसे पहले ये बता दें कि पुरातन लेखों में अत्विका कहा गया है। अत्विका, हाँ, संस्कृत में ना। और महात्मा गांधी जी जो थे वो इनको गिरिजन कहते थे, क्योंकि ये पहाड़ों में रहते हैं, तो इसलिए गिरिजन कहा उन्होंने। और कुछ इसी तरह से अलग अलग नाम है। लेकिन हमारे देश की जनसंख्या का 8.6% आदिवासियों का है और लगभग जिसको कह सकते हैं 10 करोड़ हमारे यहाँ आदिवासी हैं। और ये जनजाति के जो लोग हैं अधिकतर हमारे जो राज्य हैं जैसे कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि में बहुसंख्यक हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में थोड़ा सा कम है। जबकि सबसे अधिक अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य में मिजोरम में बहुत ज्यादा है, तो मिजोरम की में बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से जो हमारे आदिवासी हैं जिसको कहते हैं अपने मौलिक रूप में रहते हैं। बिल्कुल। और इनके लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं जो हैं इस तरह से हैं। मतलब किनको कहा जाएगा? हाँ, मतलब एक तो पहली बात भौगोलिक एकाकीपन जी, मतलब एकदम दूर सुदूर क्षेत्रों में जो रहते हैं, हाँ, तो वो आदिवासी कहलाते हैं। उनकी विशिष्ट संस्कृति होती है, अलग उनका जो तौर तरीका होता है रहने का, उनके सारे जो भी रीति रिवाज होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं और उनमें कहीं भी किसी तरीके का कहना चाहिए ना मिलावट नहीं हो पाती है। जो मौलिक रूप से जैसे उनके परंपरा चली आ रही है उसमें कहीं भी आधुनिकता का प्रवेश नहीं होता है। और ऐसे ही अगर जैसे कहा जाए कि कहीं से भी जो हमारे संसाधन हैं जिनको हम कहते हैं भौतिक संसाधन कहें या विज्ञान के चमत्कार कहें, वो उन सब से वो दूर रहते हैं, उन सब का प्रभाव नहीं रहता, उससे बाहरी दुनिया से दूर हैं, बिल्कुल बाहरी दुनिया और थोड़ा सा संकोची स्वभाव होता है। यानी कि जैसा कि बाहरी दुनिया से दूर रहते हैं तो जो बाहरी लोग होते हैं यानी कि नगरों में रहने वाले या उनकी दुनिया से अलग जो लोग होते हैं वो जब उनसे जल्दी मिलते जुलते नहीं हैं और दूर ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है ना उसमें कहीं मिलावट ना आ जाए, है ना। और कहीं ना कहीं इतने सरल होते हैं कि उन्हें लगता है कि कहीं उन्हें कोई धोखा ना दे दे, और कभी हो सकता है धोखा मिला भी हो, इसलिए वो बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, तो जुड़े नहीं रहते हैं। और इसी सब कारण से उन्हें आदि मानव कहा जाता है या कह सकते हैं कि आदिवासी कहा जाता है कि पुराने ढंग से रहते हैं। वैसे रेणु जी अगर देखा जाए तो आदिवासी तो जंगलों में हम सभी रहे हैं और हमारी जो पूर्वज हैं वो जंगलों से में ही रहकर संस्कृति और सभ्यता की ओर बढ़े हैं प्रगति करते करते, तो इस तरह से हम सभी रहे हैं, हम आगे आ गए हैं, हम नगरों की तरफ आ गए। और कुछ लोग अभी भी हैं जिन्होंने कि अपने जो बिल्कुल कहना चाहिए कि मौलिक स्वरूप को बिल्कुल संजो कर रखा हुआ है, ऐसे लोग होते हैं और इनका चेहरा हाव भाव भी वैसा ही रह जाता है क्योंकि बहुत सारी चीजों से ये दूर रहते हैं और उस तरीके का उनके ऊपर असर नहीं आता है। तो एक बात यह है कि हमारी बहुत सारी संस्कृति को, अपनी संस्कृति को बचाया है उन्होंने और हमारी भी एक पहचान को बचा कर रखा हुआ है उन्होंने। बिल्कुल। और इसके साथ साथ वो लोग पर्यावरण संरक्षण का भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत संजो कर प्रकृति को, अभी भी उनसे उनको इतना ही लगाव है प्रकृति से जितना कि शुरू में हुआ करता था और सुनते आए हैं। हाँ, और प्रकृति से बिल्कुल छेड़छाड़ किए बगैर वो जीवन यापन करते हैं। अब अगर आदिवासियों विश्व आदिवासी दिवस की बात करें तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है और इसमें इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी दिसंबर 1994 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय दशक मनाने की घोषणा की थी। और 23 दिसंबर 1994 के इस फैसले द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदि दिवस
के रूप में घोषित किया था। जी, तो ये बात इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो इसका संरक्षण कर रहे हैं और जो लोग रह रहे हैं, तो हम जैसे लोग बड़े जिज्ञासु बनकर उन्हें तंग ना करें, उन्हें परेशान ना करें। जैसा हमने बताया कि संकोची स्वभाव होता है, हाँ। तो उन्हें कहीं एक अभय वो देना चाहिए, रहने का तरीका, कि वो घबराएं ना, कि पता लगा हम देखने जा रहे हैं बड़े जिज्ञासु बन के, तो कृपया उन्हें दूर रहने दें और उन्हें स्वतंत्र और वैसे ही आज़ाद रहने दें, है ना? और एक बात ये भी है ना रेणु जी की जो आदिवासी हैं, हाँ। उनको अजूबा ना समझा जाए। हाँ, वो लोग हैं जो अपनी संस्कृति को दूसरी तरह से देखते हैं और हम कुछ अलग रूप में आगे बढ़ रहे हैं जीवन को। हाँ, जीवन के साथ कदम मिलाते हुए हम कुछ अलग तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हम आगे बढ़ चुके हैं, वो अभी वही हैं, तो आप बाकी पढ़ के अपनी जानकारी बढ़ा लें। और सच बात है कि उनको अजूबे की तरह ना देखें, वो भी तो हमें अजूबे की तरह देखते हैं। हाँ। तो जाहिर है कि और कहीं अगर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, अगर हमने प्रतिक्रिया की तो जाहिर दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। तो जो चीज जैसी है, अभी देखो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे ही संरक्षण किया जाता है। पर्यावरण की जैसे बात है, तभी जैसे समुद्र के अंदर भी कोरल आदि हैं, जैसे मूंगा है, इन सबको भी छूने की मनाही है। हाँ। क्योंकि उनको वैसे ही रहने दिया जाए, तभी वो पुष्पित पल्लवित हो सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मौसम है, जो प्रकृति है, जो ऋतुएं हैं, उनको अपना कर ही पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। ये बात भाई आजकल तो सावन का महीना चल रहा है, चारों तरफ हरियाली है, झूले पड़े हुए हैं, तो भाई ये सब कुछ इसीलिए है, अगर जो लोग ये थोड़ा थोड़ा बचा के रखे, उसी का हम लोग फल ले रहे हैं। हाँ। और रेणु जी एक बात और भी है कि सावन का महीना बहुत सारी परंपराओं और रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि एक रिवाज हुआ करता है कि सावन के महीने में जो स्त्रियां होती हैं, लड़कियां या छोटी बच्चियां, उनका सर फूलों से गूंथा जाता है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी जगहों पर परंपरा है। छोटी छोटी कलियां होती हैं चांदनी के फूल की, और उनसे उनको पूरा सजाया जाता है, मुकुट बनाया जाता है, वेणी बनाई जाती है, हाथ में उनके पहनाया जाता है कंगन जैसे। हाँ। और जिसको कहते हैं ना बाजूबंद बनाया जाता है, कुंडल होते हैं, कुंडल। हाँ, पूरा कुछ थोड़े बड़े बच्चे उन्हें कृष्ण बनाएंगे, राधा बनाएंगे, और नहीं तो सखी आदि ऐसे ग्वाल वाल बना के सजाया जाता है। तो एक तरह से कहना चाहिए कि बिल्कुल घर में भी बिल्कुल फूल रहते हैं, हरियाली रहती है, फिर बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से, उत्सव जैसा माहौल होता है। भाई सावन की तो यही बहार ही है। चलो कुछ देख लेते हैं। घिर आई कारी घटा मतवारी, घिर आई कारी घटा मतवारी, सावन की आई बहार रे, सावन की आई बहार रे, बेला चमेली की कलियां चटक गई, बेला चमेली की कलियां चटक गई, महकत बन की बयार
लगत कटार रे, सावन की आई बहार रे, सावन की आई बहार रे। अंगना में भीजी अटरिया पे भीजी, अंगना में भीजी अटरिया पे भीजी, भीजी सजनवा की सेज रे, भीज गई मोरी हाय कोरी चुनरिया, भीज गई मोरी हाय कोरी चुनरिया, झिम झिम रस की फुहार रे, झिम झिम रस की फुहार रे, सावन की आई बहार रे, सावन की आई बहार रे, सावन की आई बहार रे। सावन की बहार आ गई। और हमारे देश में तो हमें लगता है ना कि कहते हैं ना 3 दिन और 13 त्योहार है। हाँ क्या बात है, 3 दिन 13 त्योहार। हाँ देखो ना, एक ही दिन देखोगी तो ये पूर्णिमा, वो पूर्णिमा, ये वाली पूर्णिमा, कहीं कुछ और बस हमें जैसे उत्सव के लिए हमारा ये धरती जो है ना बहुत ही ज्यादा तैयार रहती है हर समय। और हम भी तो बहाना ढूंढते रहते हैं कि हाँ, बस कुछ मिले। और उत्सव मनाने में भी हम लोग तरह तरह के साधन जुटा लेते हैं, मतलब हाँ। ये भी हो जाए वो भी हो जाए, खाना पीना सजना संवरना तो एक तरफ है, घर भी सज जाए। हाँ, और घर सजाने के तरीके बड़े अलग अलग हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ऐपण जो खास तौर से है वो घर सजाने के लिए भी है, वहीं शुभ काम जब होता है तो आंगन में चौक पूरने के लिए भी उसको पहले कहा जाता था। हाँ। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का द्योतक भी है और हमें कहीं ना कहीं कला से भी जोड़ता है ना। बिल्कुल है कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल कला से जोड़ता है। जैसे कि आपने कहा ना शुभ अवसरों पर हाँ। और त्योहारों पर, तो देहरी पे, द्वार पे, आंगन में या मंदिर में जहाँ पर पूजा की जा रही है वहां पर ये सजाया जाता है। और इस सजावट में चित्रों, आकृतियों, फूल पत्तियों और बेलबूटों का मोहक स्वरूप बहुत सुंदर लगता है। बहुत सुंदर। और उसमें धीरे धीरे आपकी जो है और सृजनशीलता आगे आती जाती है, कुछ कुछ बढ़ता जाता है। और इन्हें बनाने के लिए हमारे देश में अलग अलग प्रदेश में अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है ना। स्वरूप भी थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है, नाम भी, लेकिन अनेकता में एकता रखने वाला हमारा देश है। ये सजावट लोक कथा एक ही उद्देश्य से की जाती है कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सब जगह शांति रहे। शांति रहे, बिल्कुल। जो सजावट होती है उसमें भी यही इसी तरह के आकृतियां या चिन्ह बनाई जाती हैं। अब जैसा आपने कहा ना कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से, हाँ तो महाराष्ट्र में जैसे रंगोली है, उत्तर प्रदेश में आपने भी बताया चौक पूरना। हाँ, चौक पूरना तो देखो खास जैसे मुंडन है, कोई भी शादी ब्याह होना है तो जहाँ कलश रखा जाता है वहाँ पहले आटे से बना दिया जाता है या ऐपण से बना दिया जाता है। अब ऐपण की बात करें तो चावल के आटे को का जो घोल बनाते हैं उसको ही कुछ जगह ऐपण कहा जाता है कि ये ऐपण है। और यहाँ पर भी ऐपण को इसी तरह से लिया जाता है। जैसे कभी कभी ऐपण में थोड़ी सी हल्दी भी मिला दी जाती है, तो वो अलग अलग, वही कहा ना कि तरीके अलग हो जाते हैं। राजस्थान में इसको मांडना कहते हैं, बिहार में अरिपन कहते हैं, बंगाल में अल्पना बनाते हैं, बहुत सुंदर बनाते हैं। बंगाल की तो अल्पना की तो बात ही अलग है ना, बहुत सुंदर लगता है। कर्नाटक में रंगवल्ली कहते हैं और तमिलनाडु में कोल्लम के नाम से पुकारा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे मुग्गुलू कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश में अदूपना कहा जाता है। वहीं केरल में इसे कोलम कहते हैं और उत्तराखंड में ऐपण कहा जाता है इसे। हाँ, मतलब खास नाम है, ऐपण कहा जाता है। ऐपण कला जिसको कह सकते हैं। कहीं इसको देखो वही बात हो गई ना कि उत्तर प्रदेश में ये एक सामग्री के तौर पर ऐपण कहा जाता है और वहाँ ये ऐपण जो है वो पूरी एक कला है जो हम पूरा सजा देते हैं रंगोली जैसा, उसको ऐपण वहाँ कहा जाता है। और खासतौर से ये दीपावली के दिन बड़ी सुंदर सुंदर बनाते हैं लोग, है ना। हाँ। ज्यादा विशेष त्योहार है और उस
दिन। और देखो अगर हम दक्षिण की बात करें तो वो प्रतिदिन करते हैं और चावल का आटा ले लेते हैं और दरवाजे पे अपने छोटी सी चाहे रंगोली बना लेते हैं, दिखाते हैं कि भाई हम बहुत खुश हैं और उत्सव का माहौल है और आपका स्वागत है। हाँ, ये एक सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करने की भी एक तरह से पद्धति है जो द्वार पर सजाया जाता है कि इससे खूब खुशियां आए घर में। और ये भी दिखता है कि हम बहुत खुश हैं। आज हमने देखो सुबह उठते ही नहा धो के ये बना दिया है। हाँ। और हमारा घर सज गया है और हम बस तैयार हैं। तो यहाँ सब फिटफाट है, सब फिटफाट है। तो बस हाल चाल ठीक ठाक है, बता देते हैं हम लोग। तो इसके लिए ये जैसे हम लोगों ने बार बार कहा ना, चावल का आटा हो चाहे उसका घोल हो या कोई और रंगों का प्रयोग करें, लेकिन परंपरागत रंगों का प्रयोग किया जाता है। उसकी अगर हम बात करें ना तो इसमें गेरू और खासतौर से ये बिस्तार, जिसको बिस्वार, हाँ बिस्वार जो चावल के आटे की हम बात करें, वो दोनों चीजों का ज्यादा प्रयोग होता है। खासतौर से जैसे हम अगर बंगाल की बात करें तो गेरू और उसके ऊपर जब ये सफेद रंग से अल्पना बनाते हैं तो वाह बहुत क्या खिलता है, कितना सुंदर। और उसमें तरह तरह के कमल और ये सब पत्तियां और अलंकार जो बनाते हैं ना, उसका लोच और वो देखते बनती है। वैसे रेणु जी, ये जो शुभ चिन्ह है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लगभग हर तरह की सजावट में मिलते हैं। हाँ। हर जगह की सजावट में मिलते हैं। जैसे आपने शंख का नाम लिया या कमल का नाम लिया, तो ये जरूर मिलता है। अब गेरू के साथ इसको लीपा जाता है। हाँ। पहले उस जगह को जहाँ पर बनाना है, ऐपण बनाना है, और उसके बाद उस पे जो चावल का आटा है उसमें पानी मिला के उसको पतला कर लिया जाता है और फिर ऐपण बनाया जाता है। ऐपण बनाते हैं। अच्छा, गेरू का रंग जो होता है सब जानते हैं, जैसे सुर्खी जो होती है या जिसको कहना चाहिए ईंटे वाला जो रंग होता है, वो रंग क्या गेरू होता है। उस पर जब सफेद रंग से बनती है कलाकृति तो वाह बहुत सुंदर लगती है। और मजेदार बात बताएं, हम लोगों ने तो बहुत बार ऐसा किया कि तब ब्रश वश नहीं होता था, ऐसे ही बस कपड़ा लेके उससे पूरा लीप दिया जाता था। हाँ, गेरू। हाँ, और उसके ऊपर एक छोटा लत्ता लेके कपड़े का और उसी को ब्रश जैसा बना के उसको ऐपण में लगा के, मतलब सफेद ये बिस्वार में, और उसी से बना दिया जाता था कलाकृतियां। कितना सुंदर बनता था। वैसे अब ब्रशों का प्रयोग होने लगा है और थोड़े एक्रेलिक पेंट्स भी यूज होने लगे हैं, लेकिन ये समय परंपरागत जो है वो यही तरीका है। इसी समय जैसे बनाते हैं जब ना, तो चांद है, सूरज है, स्वास्तिक तो हमारे यहाँ सब जगह रहता है। ऐसे ही चरण बना लिए जाते हैं और ये माना जाता है, जैसे दीपावली की बात है ना, तो लक्ष्मी जी का चरण बनता है। और इसके बाद चौखाने बनाए जाते हैं, चौपड़ बनता है, शंख, दिए, घंटी, ओम और तरह तरह के फूल पत्ते बनते हैं, बूटे बनाए जाते हैं ना। और जैसे कि बताया था ना कि वो पहले लीप दिया जाता है। हाँ। उसके बाद फिर बनाया जाता है। अब ये जो पारंपरिक ऐपण है, इसमें त्रिशूल, डमरू, मयूर, कमल, तोता और तिलक भी बनाया जाता है। त्रिशूल और डमरू शिवार्चना का प्रतीक है और मयूर माँ सरस्वती का और कमल माँ लक्ष्मी का। जी, और माँ लक्ष्मी के लिए हमने जैसे बताया चरण भी बना दिए जाते हैं। और शंख और घंटी जो है, घंटा बनाया जाता है, वो शक्ति का प्रतीक है। यानी दुर्गा उपासक जो होते हैं, देवी के उपासक, वो इस तरह से चीजें बनाते हैं। इसीलिए हमने कहा ना, बंगाल में अधिकतर शंख आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल। ऐसे ही तोता जो है प्रकृति का और तिलक को पृथ्वी का प्रतीक माना जाता है। ऐपण कला परंपरागत रूप से घर में सिखाई जाती है। ये कहीं सिखाने के लिए जाना नहीं पड़ता। तो देखो बचपन से जब देख रहे हैं तो सीख ही जाएगा ना बच्चा। हाँ, जैसे आपने भी बताया ना कि जब छोटे थे तो हम भी ले लेते थे और बनाते थे। तो बस ऐसा ही होता है कि माँ बना रही है और लड़कियों को काम पे लगा दिया, या बुआएं बना रही हैं और छोटी भतीजियों को लगा दिया काम पे कि चलो हम सूरज बना रहे हैं, तुम जरा यहाँ किनारा बनाओ, नहीं तो सूरज हमने गोला बढ़िया बना दिया, उसके आगे आगे छोटी छोटी लाइन खींच दो। हाँ। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे मदद करते करते उनको आ जाता है कि कैसे रंग घोलना है, कैसे क्या बनाना है ना। वैसे अब ऐपण कला जो है वो व्यावसायिक रूप से भी फल फूल रही है। ऐपण की आकृतियों के स्टिकर, कोस्टर ये सब मिल रहे हैं और आज ये कला विदेशों में भी प्रसिद्ध हो चुकी है। तो भाई यही बात है कि भारत की जो लोक कला है, जो आत्मा है भारत की, वो जब भी किसी के सामने जाती है, जो बाहर वाले हैं, जो भारत के नहीं हैं, उनके सामने जाती है, तो एक तो उन्हें आश्चर्य, सुखद आश्चर्य तो होता ही है कि कितना सुंदर बना है। वास्तव में बड़े सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर। तो और मन मोह लेते हैं। तो भाई बारिश की बात हुई है तो गीत सुनाने का मन है। बिल्कुल मन कर रहा है। गाना सुना दो बस तुम।
बादलों की जो ये दास्तान है, हाँ। ये बड़ी सुरीली होती है और कैसे मधुर मधुर गाने निकलते हैं। भाई इतने ढेर सारे उसके आयाम है ना। बद्री की बात कर लो, बूंदों की बात कर लो, और बूंदों से धुली हुई पत्तियों की बात कर लो, चाहे खिलती हुई कलियों की बात कर लो, क्या बात है ना। सभी लगता है पता नहीं किस मदमस्ती में घूम रहे हैं, झूम रहे हैं, है ना। आप तो बिल्कुल कविता करने लगी हैं। अरे नहीं, कविता देखो, कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर विधा में बड़े पारंगत होते हैं। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो वही राजी सेठ जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने देखो ना, हमने इसलिए कहा कि गीत जो है वो तो हमें भाव विभोर करते ही हैं, वही कविता है, कहानी है, उपन्यास पढ़ते हैं तो हम अलग दुनिया में चले जाते हैं, है ना। और जब इस तरह से कोई हिंदी साहित्य में लिखता है, जैसे हमने बात की राजी सेठ की, तो इन्होंने देखो ना सब कुछ किया है, अनुवाद भी किया है और इस तरह से साहित्य को समृद्ध किया है ना। इनकी कहानियों में जो संवेदनाएं हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से कथानक घूमता है, और भाषा में इतनी उनकी शक्ति है कि उसमें ऐसा लगता है जैसे शब्दों से सजी हुई कोई पेंटिंग देख रहे हैं या कोई कोलाज बन गया है। बिल्कुल। और देखो होता तो है ना कि कहानी तो वही रहती है, अगर हम देखें तो बहुत सारी कहानियों की पृष्ठभूमि हो, जिसको हम प्लॉट कहते हैं, लगभग एक होता है, लेकिन बात तो उसके ताने बाने की है ना, किस तरह से हम उसको लेके बुनते हैं और कैसे कहानी आगे बढ़ती है, कहाँ कहाँ के कथानक हम उसमें जुड़ते जाते हैं और वो रोचक बनती जाती है, और हम पाठक जो है वो बिल्कुल चुंबक की तरह चिपका रहता है। सही बात तो है। बस यही होता है कि पढ़ते समय हमारे सामने जैसे चित्र खिंचते जाए तो जाहिर है कि फिर मन नहीं करता कि उसे छोड़ा जाए, आदि से लेकर अंत तक बिल्कुल किताब हाथ में रहती है बस। भाई ऐसी रचनाएं करने वाली राजी सेठ 1935 में छावनी नौशेरहा नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने आजादी के पहले और बाद के समय को बड़ी सूक्ष्मता से देखा और महसूस भी किया। भाई उन्होंने अंग्रेजी साहित्य से स्नातकोत्तर करने के बाद, कितनी बड़ी बात है, तुलनात्मक धर्म और भारतीय दर्शन में विशेष अध्ययन किया, और बाकायदा लेखन की शुरुआत उन्होंने 1974 से की, और पहली कहानी 75 में अज्ञे जी द्वारा संपादित नया प्रतीक में छप गई थी। हाँ, ये एक पत्रिका थी, उसमें छपी थी। और फिर उसके बाद उनके उपन्यासों की बात कर लेते हैं रेणु जी। उनके 2 उपन्यास हैं, कहानी संग्रहों की तो बात हम करेंगे ही, बिल्कुल। 2 उपन्यास हैं, तत्सम और निष्कवच। तत्सम को बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली, और कहानी संग्रहों की बात अगर हम करें तो उसमें अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हवेली, यात्रा मुक्त और दूसरे देश काल में, ये सब भी बहुत लोकप्रिय हुई। और इसके अलावा उन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में भी काफी काम किया है। जर्मन कवि रेनियर मारिया रिल्के के 100 पत्रों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, और बहुत से अमेरिकी और यूरोपीय लेखकों के लेखों का भी अनुवाद कर चुकी राजी सेठ ने। केवल ऐसा देखो, अब अंग्रेजी और यही सब नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने गुजराती, तमिल, पंजाबी, उर्दू के लेखकों की अनेक रचनाओं का भी अनुवाद किया। तो और जापानी चिंतक डॉक्टर इकेदा ने एक बाल उपन्यास लिखा था, उसका भी उन्होंने अनुवाद किया और वो बहुत लोकप्रिय हुआ। तो मतलब कई, यही नहीं कि सिर्फ बहुआयामी, बड़ों का भी साहित्य, बच्चों का भी साहित्य, सब कुछ भी छोड़ा नहीं। हाँ, सही में। तत्सम उनका पहला उपन्यास था जिसे बहुत लोकप्रियता मिली, जैसे तुमने पहले ही कहा। और इस उपन्यास में अगर हम इसकी बात करें तो आधुनिक शिक्षित नारी की सामाजिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक समस्या का चित्रण है, और कथानक जो है वो विधवा विवाह के मतलब हर पहलुओं को, विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। नायिका है उसकी वसुधा, जिसका कि विवाह अच्छा खासा हुआ है, अच्छे खासे घर में गई है, लेकिन समस्या तब आती है जब उसके पति का एक कार दुर्घटना में निधन हो जाता है, और उसके बाद वसुधा को पुनर्विवाह करवाने के लिए परिवार वाले भी कहते हैं, लेकिन उसका खुद का मन नहीं है, और इस तरह से उसके अंदर तमाम तरह की भय है, आशंकाएं हैं, और इन्हीं को बड़े सुंदर ढंग से राजी सेठ ने कथानक में पिरोया है। क्या बात है भाई, देखो बिल्कुल सही बात है कि उसकी मनस्थिति कोई समझता जब विधवा होती है। तो नामों के आगे, वो कहती है खुद वसुधा, नामों के आगे डिग्रियां और विशेषण, चेहरे पर गंभीरता और शालीनता का मुखौटा, भीतर वही खदबदाती हुई भुक्खड़ लंपटता जो खंडित कुंवारेपन के एहसास के सामने कितनी जल्दी नंगी हो जाती है। उसे लगता है समाज में आधे तो भेड़िए होते हैं, अकेला देखते ही झपट पड़ते हैं।
कितना सटीक चित्रण किया बिल्कुल। है, स्त्रियों का मन एकदम खोलकर सामने रख दिया है। और इसी के लिए राजी सेठ जानी भी जाती हैं। जो उनका दूसरा उपन्यास था निष्कवच, उसमें उन्होंने आज की युवा पीढ़ी की मानसिकता को उजागर किया है। राजी सेठ का रचना संसार बहुत विशाल है। जैसे कि हम विषयों की बात करें तो है ही, साथ ही अनुभवों का भी विशाल भंडार है उनके पास। वो शिमला के भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में अध्येता थी और सामान्य सभा साहित्य अकादमी और हिंदी सलाहकार समिति की मनोनीत सदस्य भी रह चुकी। और उनकी कहानियां उपन्यास स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। हाँ, और रिसर्च भी हुई है उनके समस्त लेखन पर। और इसके अलावा उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन भी किया। संपादन के क्षेत्र में भी वो सक्रिय रही हैं। और हाँ, है ना, स्वतंत्र अपना कुछ लिखना और संपादन करना बहुत अलग चीज है। बहुत अलग चीज है। और रेणु जी, जैसा कि आपने देखा होगा कि इन्होंने सक्रिय लेखन बहुत देर के बाद शुरू किया। कितनी देर के बाद इनका पहली कहानी जो छपी है आगे की पत्रिका में, वो कितने समय के बाद छपी है। लगता है ना कि वही है कि जब ऐसे लोगों के लिए यही कहा जाता है ना कि जब रखते हैं कदम तो एकदम जमा कर रखते हैं, यूं ही नहीं शुरुआत कर देते हैं मंजिल की ओर आगे बढ़ने की। अगर उनकी कविताओं की बात करें तो 4 पंक्तियां सुनाना चाहते हैं राजू। स्त्री के पास सब कुछ, कितना कुछ तो था। स्त्री के पास सब कुछ, कितना कुछ तो था। छत थी, खावन खिलावन, लुगड़ा बिछावन, 2 जादुई हाथ पैर थे, देह थी, प्राण थे, आत्मन भी कहीं न कहीं तो होगा ही होगा। आत्मन का लिबास बेसुध बौराई ने पता नहीं कब कहाँ रख दिया होगा। कितना सुंदर ढंग से लिखा है उन्होंने। और उनकी एक और रचना है, कोई तो कारण था बंध जाने दिया था अपने को। कोई तो कारण था बंध जाने दिया था अपने को तुम्हारी मुट्ठियों में। वाह, कोई तो कारण था बंध जाने दिया था अपने को तुम्हारी मुट्ठियों में। कोई तो कारण है, खुल गई हूँ। कोई तो कारण है, खुल गई हूँ। नीले आकाश विपुल अथाह के बीच पूरी तरह निर्द्वंद। क्या बात है। उनको वाग्मणि साहित्य सम्मान, राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान, प्रथम टैगोर लिटरेचर अवार्ड और हिंदी अकादमी शिखर सम्मान जैसे अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। तो राजी सेठ की लेखनी ऐसे ही निरंतर चलती रहे और हम इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं पढ़ते रहे। क्योंकि ये सही बात है कि अगर हम अच्छा पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से मन समृद्ध होता है। आदमी कहते हैं ना कि आत्मा की भूख जो होती है, या यूं कहे दिमागी भूख जो है, इसको खुराक मिलती है। कहीं ना कहीं हम भूखे रहते हैं और तलाश करते रहते हैं कुछ अच्छा पढ़ने को मिल जाए। और अच्छा संगीत वो तो हर समय।
में प्यार का सुर लेकर संगीत बनाएंगे। वाह वाह, क्या बात है। और इसमें बहुत एक लाइन और भी बहुत अच्छी में आप सुन रही थी ना, कि मिल जाए तो मंजिल है, रह जाए तो रास्ता है, मिल जाए तो मंजिल है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम तो यही कामना करते हैं कि सभी को मंजिल मिल जाए, है ना, केवल रास्ते पर न रुक जाए। हाँ, और अगर कोई रुका हुआ हो तो उसको थाम ले, यानी कि उसका सहारा बन जाए और उसे थोड़ा सा बल दे दें, उसका संबल बन जाए। हाँ, क्योंकि ये जो साथ रहने का, साथ देने का एक जो जज्बा होता है, वो दो तरफा होता है ना। जैसे कि कहते हैं मुस्कान भी दो तरफा होती, वो आपको तो खुश करती है, सामने वाले को भी एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। तो उसी तरह से ये जो आपका देने का हौसला है, देने का जज्बा है, वो दूसरों को भी खुशी देता है और आपके मन में भी एक संतोष आता है। बिल्कुल आता है, और वो खुशी भी देता है। ऐसा नहीं है केवल संतोष देता है, बल्कि बहुत आत्मिक शांति मिलती है, और उसका आनंद ही अलग होता है। और वैसे भी कहते हैं ना कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, या यूं कहें कि जो काम, इतना पैसा जो हम कमाते हैं वो जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन जो ऐसे हम किसी का कुछ करते हैं और जो दुआएं मिलती हैं वो कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी सी कहावत बन गई थी इस कहानी पर, कि एक चींटी जो थी वो पानी की धार में बहे चली जा रही थी, तो पेड़ ने देखा और पेड़ ने अपना एक तिनका उसमें गिरा दिया। हाँ, और चींटी से कहा कि इस तिनके को पकड़ लो। तो उसी के साथ एक कहावत भी बन गई कि डूबते को तिनके का सहारा। तो सच में कई बार हम ये सोचकर रुक जाते हैं कि हमारे इतना सा करने से क्या होगा, और अपने को रोक लेते हैं, जबकि ये होता है कि हम अगर जरा सा हाथ लगा दे तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा उसके अंदर ऊर्जा आ जाए, और जो रुका हुए कदम है वो आगे बढ़ जाए। या कभी कभी तो कहना चाहिए, जैसे अगर ये तिनके के सहारे वाली बात करें, तो इससे तो ये भी पता चलता है किसी की जान भी बच सकती है। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। चींटी की तो जान ही बची, वो तिनके के सहारे बहती रही, लेकिन इसलिए डूब नहीं पाई और तिनके के ऊपर बैठी रही। भाई जितनी बड़ी चींटी उतना ही बड़ा उन्हें तिनका चाहिए था, है कि नहीं। तो ये होता है कि आपके लिए थोड़ा सा जो सहारा जो होता है वो पूरे जीने का सहारा बन जाता है, पूरी जिंदगी में बहुत सारे लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट आ जाते हैं। हाँ, और मदद करने वालों के मन में भी एक खास तरह का संतोष रहता है। हाँ, बिल्कुल। उनके लिए भी ये एक मोड़ ही होता है, जहाँ से मुड़कर वो अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। क्योंकि कहते हैं वैसे तो कि अगर आप मदद करना शुरू करते हैं, किसी का सहारा बनना शुरू करते हैं, तो इसमें भी नशा है। मतलब ऐसा नहीं है, कभी कभी तो जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम पाश्विक प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हैं तो उसमें नशा होता जाता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही अच्छी चीजों का भी एक नशा होता है। करके तो देखिए, जब आप किसी का संबल बनेंगे और उसे बल देंगे, तो फिर देखिए कैसे नशा होगा, और आप ढूंढेंगे लोगों को कि हम किसके लिए क्या क्या कर दें। सही बात है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि संबल मतलब किसी को मुसीबत में सहारा या बल देना, मैं हूं ना, ऐसा अगर हम किसी जरूरतमंद या दुखी व्यक्ति को कह दें तो उसके दिल में एक नई आशा का संचार होता है, विकट परिस्थितियों से उभरने का बल यानी मनोबल मिलता है, जैसे किसी के घर की गिरती छत को एक खंबे का सहारा मिलता जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर आपने भावुक करने वाली ये पंक्तियां लिख दी कि गिरती हुई छत को एक खंबे का सहारा मिलना बहुत बड़ी बात है। एक देख के सोचकर ऐसा एहसास होता है कि हाँ, ये पूरा घर सुरक्षित हो गया, एक खंबा लग गया तो बस पूरा घर बच गया। हाँ, सही बात है। और साथ ही साथ एक बात ये भी होती है ना कि जब सब तरफ रास्ते बंद हो जाते हैं तो कोई ना कोई एक रास्ता खुल जाता है, जो ये बात शुरू से सिखाई जाती है, उसको भी एक दृढ़ता मिलती है जब आप किसी की ओर मदद का हाथ बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पैसे से या कुछ करके ही मदद करनी है ना। ऐसा होता है कि हम सोचते हैं अब जाओ उनके घर, जैसे मान लीजिए किसी घर में कोई है और कोई नहीं उनके घर में मदद करने वाला है, कोई अस्पताल आदि में है, कुछ करना है तो हमें लगता है अब जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, समय देना होगा, या खाना पहुंचाना है। ये सब चीजें तो है ही, लेकिन कभी कभी तो सिर्फ आप किसी की बात सुन ले तो वो भी बहुत बड़ा सहारा हो जाता है। सही बात है, सही बात है। हा? किसी का दुखता हुआ मन अगर कभी कभी आप उसको समझ लें तो ये भी एक बहुत बड़ा सहारा हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है रेणु जी कि लोग इस कारण से बड़ी चिंताओं में, बड़ी उसमें पड़े रहते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपनी बात अगर दिल खोल के किसी को बता दी तो फिर उसके साथ ही उनका जो बोझ है
वो हल्का हो जाता है बिल्कुल। और किसी का इस तरह से भी बोझ कम किया जा सकता है, इसका एहसास हमें होता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है और उसको जो होता है वो तो हम समझ ही नहीं सकते, क्योंकि सच बात है कि कभी-कभी तो क्या कहना चाहिए, ये जो बोझ होता है वो जानलेवा भी बन जाता है। तो हमने जैसे बार-बार कहा ना कि कभी-कभी आपका ये जो करना, संबल देना या ये बताना कि मैं हूँ ना, किसी-किसी के लिए पूरी ज़िंदगी दे देता है, जीवन दे देता है उसको, सही है ना? बात है, बिल्कुल। तो जैसे कहते हैं ना रेणु जी कि जो संबल है उसका बल बिल्कुल अनोखा होता है हुँ। और ये बल आप अगर आपके पास है तो आप दीजिए, जी। और जब आप ये बल दे रहे हो तो कभी भी ये मत सोचिए कि सामने वाले को अपने आंखों से तौलने का प्रयास ना हाँ, कीजिए, क्योंकि बिल्कुल। सबकी क्षमताएं, सबकी जो दायरे हैं, परिधियां हैं, वो सब अलग अलग होती हैं। तो उसके स्तर पर उतर कर अगर हम उसे संबल दें, अगर उसका मनोबल बढ़ाएं, तो बात होती है। बिल्कुल, यानी कि कहीं से भी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि हम उसके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ये एक मानवता का धर्म समझते हुए, अपना धर्म समझते हुए, अपना कर्म समझते हुए करें, तब आप कहीं पर भी इसमें नहीं आएँगे कि आपको अभिमान होगा कि हमने कुछ किया है, या ये आप सोचें कि वो हमारे प्रति कुछ कृतज्ञता व्यक्त करे, धन्यवाद दे, इसकी बिना अपेक्षा किए आप करें। क्योंकि आप सिर्फ़ एक माध्यम हैं, कहीं न बिल्कुल, कहीं। बिल्कुल। करने वाला, देने वाला सब प्रकृति है या ऊपर वाला है या जिसको हम दाता समझते हैं या नाथ समझते हैं, वही है सब कुछ, है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस तरह से, क्योंकि देखो अभी हम वो जो है ना कि लखनऊ में जैसे बना, तो बोले ना जिसको न दे मौला उसको दे आसफुद्दौला, तो आसफुद्दौला ने कहा कि नहीं, जिसको न दे मौला उसको क्या दे आसफुद्दौला। तो हम क्या हैं? हम तो देने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं। सोचिए, बिल्कुल। जबकि इतने मजदूरों को उन्होंने सिर्फ इसलिए इमामबाड़ा बनवाया कि लोगों को पैसे मिल सकें, वो काम श्रम मिले करके, और हाँ, और उन्हें शर्मिंदगी ना हो कि हमें फ्री में पैसे मिल रहे हैं। वो श्रम करें और उन्हें पैसे दिए जाएं, उन्होंने खजाना खोल दिया। तो कुछ इस तरह से करके, और ये भाव रखें कि जिसको न दे मौला उसको क्या दे आसफुद्दौला, है ना? और जैसा कि सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है, जी। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। आप जो भावनात्मक है, भावनात्मक संबल बन सकते हैं किसी का आप शारीरिक संबल बन सकते हैं। बिल्कुल। बहुत अशक्त लोग होते हैं जी हाँ, कई बार, बिल्कुल हो सकते तो हैं, और आर्थिक भी मदद की जा सकती है। ऐसा नहीं है, किसी के घर में कोई कार सेवा की ज़रूरत हो तो आप वैसे भी श्रम भी दे सकते हैं, श्रम दान भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये संबल जो है किसी एक व्यक्ति के लिए है, किसी एक छोटी संस्था के लिए भी हो सकता है, या सारे लोग मिलकर किसी और जगह भी कर सकते हैं। जैसे अक्सर आजकल बाढ़ वगैरह आने की अब संभावना है और बहुत सारी जगह आ भी चुकी है, तो वहां पर भी इस तरह से हाथ बढ़ाया जा सकता है ना। या फिर कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर बच्चे अभी भी स्कूल से दूर हैं, हाँ, तो उन तक शिक्षा पहुंचाने की एक कोशिश भी, उनका हौसला ही बढ़ाना हुआ, उनको संबल ही देना हुआ। और विवेकानंद जी ने तो कहा भी है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो विद्यालय को बच्चों के पास आना चाहिए। और देखे ना रेणु जी, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है, तो आप सभी को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।